कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि देश में इस वक्त एक मुद्दा खूब जोरों से चल रहा है। हालांकि इसमें एक बात और भी है दोस्तों, कि जितने जोर से ये मुद्दा चलना चाहिए था उतने जोर से ये मुद्दा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, चाहे वो ट्विटर पे हैशटैग हो या फिर व्हाट्सएप पे वायरल मैसेजेस। और वो मुद्दा है दोस्तों बिल्किस बानो का, जो गुजरात से संबंध रखने वाली एक महिला है, पीड़ित महिला है। और पीड़ित क्यों है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सब जानते हैं दोस्तों कि 2002 में गुजरात में एक बहुत ही एक नृशंस दंगे होते हैं, जिसमें सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है। और उस वक्त वहां पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि महिलाओं के पेट से बच्चों को निकालकर ऊपर उछाला जाता और नीचे त्रिशूल रखकर उन बच्चों को मार दिया जाता। उसी दौरान एक और घटना होती है दोस्तों, जो बिल्किस बानो के साथ होती है। और उसमें बिल्किस बानो का एक बलात्कार करते हैं 11 लोग। और आपको बता दें दोस्तों कि जो बिल्किस बानो है उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी। यानी जिस वक्त उनका 11 लोग बलात्कार करते हैं, इस गंदी हरकत को अंजाम देते हैं, उस वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। और यानी उनके पेट में 5 महीने का हमल था, बच्चा था। और उनके साथ इस प्रकार का गंदा काम ये लोग करते हैं, घिनौना काम ये करते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये लोग जो 11 लोग हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी शक्लें भी दिखाऊंगा मैं, और उनका स्वागत होता हुआ भी दिखाऊंगा मैं दोस्तों। और उनका स्वागत जो कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि इनको लेकर, महिलाओं को लेकर सम्मान की बात करने वाले किस प्रकार के दावे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जिन 11 दोषियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया था, उन्हीं 11 दोषियों ने 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी बिल्किस के परिवार के। यानी उनके साथ बलात्कार भी किया और उनके ही परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया था इन लोगों ने। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं कि आगे मामला क्या है। अब 15 अगस्त के करीब, यानी देश में अमृत महोत्सव के रूप में पिछले 1 साल से जिसका एक चलाया जा रहा था कि अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उस अमृत महोत्सव में दोस्तों होता क्या है कि उन दोषियों को माफी दे दी जाती है, उनको रिहा कर दिया जाता है। यानी जो इतना बड़ा कृत्य करते हैं, इतना बड़ा कांड करते हैं, उनको 15 अगस्त के मौके पर छोड़ दिया जाता है, माफी दे दी जाती है। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि उनको तो माफी मिलती है, लेकिन उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री, यानी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के जब ये दंगे हुए। यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री थे, जिनके कार्यकाल के दौरान वो दंगे हुए थे। और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और 15 अगस्त को उन्होंने क्या भाषण दिया था, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश की हर महिला का सम्मान होना चाहिए। यानी उन्होंने सम्मान की बात की थी, ये उनके करंट विचार हैं। इससे पहले जो उन्होंने कहा था या बोला था वो उनके भूतकाल के विचार थे, उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन वर्तमान में उन्होंने ये बात कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हम नारी का अपमान करते हैं, नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। लेकिन अब भी सरकार भाजपा की है गुजरात में, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भाजपा की है। और स्टेट गवर्नमेंट ने माफी नीति के तहत उन 11 दोषियों को आजाद कर दिया इस मौके पर। यानी 15 अगस्त के मौके पर, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन 11 लोगों को छोड़ दिया गया माफी नीति के तहत। अब इसमें एक बात और दोस्तों निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो 10 मेंबरी कमेटी एक माफी की अर्जी भेजती है, गुजारिश लगाती है, गुहार लगाती है, उसमें 5 मेंबर भाजपा के हैं। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, जिसमें आप खुद सुन सकते हैं कि 10 लोगों में 5 लोग भाजपा के नेता हैं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कथनी और करनी में अंतर है।
एक तरफ तो दावे किए जाते हैं महिलाओं के सम्मान के, और दूसरी तरफ से जो महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं के साथ इस प्रकार के घिनौने कृत्य करते हैं, उनको आज़ाद कर दिया जाता है। और वो भी ऐसे ही मौके पर जब देश अपना 75वां अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के रूप में मना रहा हो। और इसमें एक बात हो रही है दोस्तों कि उन दोषियों को किस प्रकार से मालाएं डालकर, लड्डू खिलाकर, मिठाइयां बांटकर उनका स्वागत किया जा रहा है, जैसे वो देश के लिए बॉर्डर पर जंग जीत कर आए हों। इस प्रकार से जब किसी दोषी का समाज में आप सम्मान करोगे या उनको इस प्रकार से एक उत्साह उनका बढ़ाओगे, तो जो और लोग हैं जो इस प्रकार के कृत्य करने के अपने दिमाग में रखते हैं, उनको और हौसला मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो रहनुमा बाहर बैठे हुए हैं वो उनका इस प्रकार से स्वागत करेंगे जब वो जेल से छुटकर आएंगे। और ऐसी घटनाएं हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 4-5 साल के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हमने कई बार देखी हैं कि जो आरोपी होते हैं जब वो जेल से छुटकर आते हैं तो उनको इसी प्रकार से मालाएं डालकर उनका स्वागत किया जाता है, उनके लिए नारे लगाए जाते हैं, उनको खूब उनके लिए मिठाइयां बांटी जाती हैं। एक तरह से उनको इस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है जैसे कोई बड़ा कृत्य उन्होंने किया हो देश के लिए, या तो इस प्रकार से उनका सम्मान किया जाता है। और ये समाज के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानदेह एक मैसेज है दोस्तों, क्योंकि इससे और जो इस प्रकार की मानसिकता वाले हैं उनको जरूर बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिल्किस के परिवार की, आज के हालात भी उनके वैसे ही हैं। उनको जो उच्चतम न्यायालय की तरफ से उनके लिए मुआवजा डिक्लेयर किया गया था, उनके लिए मकान और नौकरी की व्यवस्था की गई थी, आदेश दिया गया था कि उनको नौकरी दी जाए उनके परिवार को और एक मकान दिया जाए और 50 लाख रुपए का मुआवजा उनको नकद के रूप में दिया जाए। उसमें से 50 लाख रुपए ही उनको केवल मिले हैं, ना तो उनको मकान मिला है और ना ही उनको नौकरी की अभी तक कोई व्यवस्था हुई है। यानी इस घटना को लगभग 20 साल बीत चुके हैं, आज भी वो परिवार छुपकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है और उनको एक 50 लाख रुपए मिलने के अलावा उनको अभी तक कोई ना तो मकान मिला है और ना ही नौकरी की व्यवस्था उनकी हुई है। क्योंकि आप सब जानते हैं उस वक्त इस प्रकार की घटना जब हुई थी ये, तो उनका सब कुछ उजड़ गया था, सब कुछ लूट गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने एक सही फैसला उनके हक में दिया था कि उनको मकान, नौकरी और मुआवजे की व्यवस्था की जाए, जिसमें से उनको सिर्फ 50 लाख रुपए नकदी एक मुआवजे के तौर पर मिला। नौकरी और मकान की व्यवस्था आज भी उनके पास नहीं है और वो छुपकर अपनी जिंदगी को इसलिए बसर कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है दोस्तों कि अगर दोषी जेल से छूट गए तो उनके साथ भी वही काम दोबारा कर सकते हैं जो उनके साथ वो पहले कर चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया को इन सब बातों से अवगत कराया कि उनके साथ किस प्रकार से जिंदगी उनकी चल रही है और किस प्रकार की यातनाओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति जब समाज के अंदर इस प्रकार से छुप के रहता है तो कितना मुश्किल होता है उसका जीना, उसकी दिनचर्या आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ और फिर इस प्रकार से उन आरोपियों को माफ कर देना, छोड़ देना उनके लिए और खतरा पैदा करने की स्थिति उत्पन्न करता है दोस्तों। वो ना जाने किस हालात में अपनी जिंदगी बसर आगे करेंगे, क्योंकि उनके साथ एक जो टैग पहले लगा हुआ था, वो जो पहले उनके जख्म थे 20 साल पुराने, उसको लेकर वो अपनी जिंदगी काट रहे थे। और उनके साथ ही एक इंसाफ के नाम पर जो गद्दारी हुई है, जो धोखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि बम्बई हाई कोर्ट ने उन जो दोषी हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन अगर बात की जाए आजीवन कारावास की भी, तो अभी भी उनकी सजा काफी बाकी थी, लेकिन उनको पहले ही सजा मुक्त कर दिया गया। तो जो जख्म वो 20 साल पुराने पीड़िता के साथ थे, पीड़ित परिवार के साथ थे, उनको नए सिरे से हरा कर दिया गया है सरकार के द्वारा, नए सिरे से उनको कुरेद दिया गया है और उनके साथ एक जो नया जख्म जोड़ दिया गया है दोस्तों। इंसाफ के नाम पर गद्दारी है, इंसाफ के नाम पर धोखा है, क्योंकि जिस इंसाफ की उम्मीद उनको थी वो अब उम्मीद मर चुकी है शायद। क्योंकि जिस प्रकार का प्रेशर, जिस प्रकार की सपोर्ट उन दोषियों को है, उन आरोपियों को है, तो उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में ये फाइल बिल्कुल क्लोज कर दी जाएगी और जो एक उम्मीद अभी तक पीड़िता को थी, पीड़ित परिवार को थी, वो अब बिल्कुल ही मर चुकी है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये केस जो
लगा था, केस था, जो बना था, जो एक आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुए थे, वो अब पूरी तरह से दोष मुक्त हो चुके हैं। माफी योजना के तहत गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया है। तो ये रिपोर्ट आप सब देख ही चुके होंगे, लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि इसमें जो मैंने जानकारी आप तक साझा की है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करते हैं कि बिल्किस के लिए आप सब एक साथ मिलकर समर्थन करेंगे उनकी इंसाफ के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। तो बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को जिस तरह से जेल से रिहाई हुई है, एनडीटीवी ने पड़ताल की है कि जिस कमेटी की सिफारिश पर रिहाई हुई है उसके 10 में से 5 सदस्य बीजेपी से जुड़े हैं। मरियम अलवी की रिपोर्ट देखिए। बिल्किस बानो केस में गुनहगार साबित हुए 11 लोग गुजरात के माफी नीति के तहत आजाद कर दिए गए हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल से छूट गए थे। इस बात से बहुत सारे लोग हैरान हैं, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि इनकी आजादी सिफारिश करने वाली कमेटी, उसमें 10 मेंबर्स थे और उसमें से 5 बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो बताती है कि इनके कमेटी में 2 बीजेपी एमएलए, एक बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और 2 अलग लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए भी शामिल थे। पहली है विनीता लेले। इस दस्तावेज के अनुसार ये एक सोशल वर्कर है, लेकिन इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि ये बीजेपी के सदस्य हैं। ऐसे ही एक और सोशल वर्कर है इनके लिस्ट में, वो है पवन भाई सोनी, लेकिन बीजेपी गुजरात के वेबसाइट के अनुसार ये बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है गुजरात में। हमने पवन भाई सोनी से बात करने की कोशिश की, बहुत सारे कॉल्स किए, उनके घर तक गए। फाइनली हम उनसे उनके दुकान पे मिले, उसी एड्रेस पे जो बीजेपी गुजरात के वेबसाइट पे लिखी हुई थी। उन्होंने हमारे कोई भी सवाल के जवाब नहीं दिया, लेकिन ये भी इनकार नहीं किया कि वो या दूसरे लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे और वो कमेटी के हिस्सा भी थे।